पढ़ने वाले हैं फिर अपनी नई क्लास में महात्मा गांधी के बारे में। एक्चुअल में मेरे भाई आज ना 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी के बारे में ना पढ़ें तो ऐसा हो सकता है भला। और महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। एक्चुअल में महात्मा गांधी को गलत, या हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के बारे में गलत वही बोलता है जो जानता नहीं है कुछ। अब जिसने किताब नहीं पढ़ी या कुछ नहीं पढ़ा तो वो बेवजह की बातें करेगा, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुत्ते भौंकते रहते हैं और उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो बेसिकली बात यह है कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति हैं और महान व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए, उसको तो जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ लीजिए और वो थोड़ा कम ही लगेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ था और ये हुआ था कहाँ पर, पोरबंदर के गुजरात के अंदर जो है एक स्थान है, गुजरात के अंदर पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था। एक्चुअल में ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है इनके जो पिताजी हैं राजकोट बीकानेर के राजाओं के यहाँ के मंत्री थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसके, राजकोट के और बीकानेर, राजकोट में भी इन्होंने काम किया इनके पिताजी ने, और बीकानेर में इनके राजा जो थे, जो सामंत हुआ करते थे, उनके यहाँ पर इनके पिताजी जो है वो क्या हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तो इनका नाम था मोहन दास और बाद में इनके पिताजी का नाम जो है वो इनके नाम के पीछे जुड़ गया तो करमचंद, और बाद में ये हो गए मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। क्लियर हो गई। माता का नाम इनकी पुतलीबाई था। इनके 4 लड़के थे, सबसे बड़ा था उसका नाम था हीरालाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा था देवदास। इनके वैसे 5 पुत्र कहे जाते हैं, तो एक जो है इनका मुँहबोला पुत्र कह सकते हैं आप। मुँहबोला पुत्र की अगर बात करें तो मुँहबोला पुत्र है जमनालाल बजाज। इनके जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है, जमनालाल बजाज को ये कहा जाता है कि ये इनका जो है वो क्या है, जमुनालाल बजाज इनका मुँहबोला पुत्र है, ठीक है। इनको जो फाइनेंस वगैरह जो किए हैं, जितने भी फाइनेंस वगैरह जो करता था यही तो करता था। और इसके बाद अगर करें कि इनका जो विवाह है, इनके विवाह के बारे में बात करें तो 13 साल की उम्र में कस्तूरबा के साथ हुआ था। तो बाद में इनके नाम का गांधी इनके साथ जुड़ गया तो ये क्या हो गई, कस्तूरबा गांधी हो गई, ठीक। अगला आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं भाई। और ये क्या हो रहा है यार, ये ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो और क्या हो सकता है कि इनको जो है, और ये जो है ना, इनको क्या कह सकते हैं, एक उपाधि मिली है, ठीक है। इनको जो है कुछ उपाधियां मिली हैं, तो वो जो उपाधियां हैं इनकी, वो उपाधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उपाधियां कौन कौन सी हैं, तो इनकी जो उपाधियां हैं वो हैं, आप कह सकते हैं केसरी हिंद। इनको जो केसरी हिंद उपाधि जो दी थी दरअसल 1909 और 1902, आप क्या कह सकते हैं कि 1999 सॉरी यार 1899 है, ये है आपका 1899 से 1902, 1989 से इसको थोड़ा, ये मेरे भाई 1899 से 1902 तक का है, 1899 से 1902 तक का है। इसके कारण जो है बोर का युद्ध हुआ था, ठीक है। इनके बाद इनके कुछ नाम हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो बापू है, बापू इनको जो है किसने कहा था, पंडित नेहरू ने इनको जो है क्या कहा था, बापू कहा था। और अगर बात करें कि इनको राष्ट्रपिता की अगर बात करें तो राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष ने। एक नाम आता है कि इनको महात्मा किसने कहा था, तो वो कहा था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को जो कहा था वो क्या कहा था, गुरु। इन्होंने गुरु की उपाधि दी थी। और अगर अर्धनग्न फकीर की बात करें कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो वो कहा
चर्चिल ने कहा था इनको। और इनको जादूगर की बात करें तो जादूगर कहा था किसने? जादूगर कहा था शेख मुजीबुर रहमान। जो शेख हसीना है ना, उस शेख हसीना के पिताजी का नाम है क्या? शेख मुजीबुर रहमान। और इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है बांग्लादेश ऑफ गांधी। बांग्लादेश का गांधी किसको कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। ठीक, क्लियर है इतनी बात? क्या कहा जाता है इनको? बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि 18, यार ये कुछ सन इसमें गड़बड़ हो रखी है, ठीक है, इसमें सन गड़बड़ हो रखे हैं। तो आप ये कहोगे 1889 से 1889 से 1891 तक ये अपनी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जो गए, शिक्षा के लिए गए थे ये कहाँ पर? शिक्षा के लिए गए थे ये इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये जो है क्या बने? बैरिस्टर बने। क्या बने? बैरिस्टर जो है बने, मतलब वकील कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। ये क्या बने? वकील बने। क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है? वकील बने। अब इसके बाद वापस भारत में आए और मुंबई में इन्होंने क्या कर दी? वकालत शुरू कर दी। कहाँ पर शुरू की वकालत? मुंबई में। उसके बाद क्या होता है कि मुंबई में वकालत करते करते इनको केस मिला एक दादा अब्दुल्ला का। और दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए इनको जो है साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में इनको जाना पड़ा। तो दादा अब्दुल्ला का एक ज़मीन का मामला था, उस ज़मीन के मामले को लेकर जो है ये व्यापारी थे, तो इनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। 1894 में महात्मा गांधी ने क्या किया? एक जो है स्थापना की टॉल इंडियन की, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जब ये वहाँ गए ना इंग्लैंड, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में जाने के लिए, जाने के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक जो है इन्होंने अपना नेटाल भारतीय, ये टाल नहीं है, ये नेटाल है, नेटाल, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। किसकी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नेटाल इंडियन की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो ध्यान रखना कि नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने करी है कब? 1894 में। इसके बाद क्या, इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक बार ये डरबन से, कहाँ से? डरबन से, ध्यान रखना, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, इनको मैरिस्टबर्ग में, मैरिस्टबर्ग में जो फर्स्ट क्लास होता है ना, जैसे आपका सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास होता है, तो फर्स्ट क्लास से उतार दिया इनको स्टेशन पर मैरिस्टबर्ग में, और वहाँ इनको, वहाँ उस कोच से इनको क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। तब महात्मा गांधी को दिल पे लग गई बात, महात्मा गांधी के दिल पर लगी बात। तो दिल पर लगी हुई बात जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है आदमी को। ऐसे में तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, 40 साल की एज में उनसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकला है। पिछले 21 साल की उम्र में उन्होंने तैयारी करनी शुरू करी थी, और आज की डेट में आप ये मान लो कि वो सब पेपर दे रहे, यहाँ तक कि वो पढ़ाते भी हैं। ये भी मैं बता दूं, पढ़ाते भी हैं। उनसे ग्रुप डी का एक एग्ज़ाम निकला है। तो आज की डेट में उनका बिहेवियर ऐसा है कि अगर उनसे कोई हाय हेलो भी करता है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, तो उससे बोलना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जिनके दिल पे लगी हुई हैं बातें, उनको भी खैर जाने दो। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस व्यक्ति के अंदर कुछ होता नहीं है उस पर, वो तो हमें पता है कैसे कैसे नौकरी लगी है उनकी, क्या क्या मसले रहे हैं, कितनी बार हाई स्कूल इंटर करके गए हैं वो। ठीक है, वो बात अलग है। चलो हम बात मुद्दे पर ही करते हैं यार उनकी, वरना तो बहुत ऐसे हैं कि होशियार बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर होशियार है नहीं वो लोग। चलो कोई बात नहीं है। 1906 में क्या होता है कि महात्मा गांधी के दिल पे लग गई बात। महात्मा गांधी के दिल पे लग गई तो उन्होंने कहा कि यार इनके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 1906 में इन्होंने क्या किया, एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम, एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम जो है इन्होंने वहाँ लागू करवाया।
और उसके बाद भारतीयों को अफ्रीका में क्या करवा दिया, पंजीकरण करवा दिया भारतीयों का। और ये बोला कि भाई ऐसा है, जितने भी इंडियन यहाँ रह रहे हैं उन सबका पंजीकरण होना ज़रूरी है। पंजीकरण का मतलब क्या है, उनका पंजीकरण इस तरीके से कराया जाएगा कि इनको एक तरह की सिक्योरिटी रिजर्वेशन टाइप में दिया जाए, जिससे इनके साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अफ्रीका में क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया। तो ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कहाँ चलाया, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन अफ्रीका में चलाया। कहाँ पर चलाया मेरे भाई, सबसे पहले अफ्रीका में चलाया है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर चलाया है, अफ्रीका में चलाया है। गांधी जी अपने जीवन में कुल मिलाकर 13 बार जेल गए हैं, जिनमें से 6 बार तो गए हैं वो कहाँ पर, अफ्रीका में, और 9 बार की अगर बात करें तो 9 बार वो गए हैं भारत में जेल। कुल मिला के ये 13 बार, 9 6 15 हो गया यार, तो ये तो हो जाएगा 7 बार। 7 बार जो है क्या हो जाएगा, 7 बार ये भारत में गए हैं और 6 बार अफ्रीका में ये जेल गए हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1904 में फोनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की है, डरबन में की है। ठीक है, कहाँ पर की है, डरबन में की है। और डरबन में इसे क्या बना दिया था, फिर बाद में 1912 में इसको ट्रस्ट बना दिया था। जो इनका फोनिक्स आश्रम है ना, इस फोनिक्स आश्रम को इन्होंने क्या बना दिया था, ट्रस्ट बना दिया था। 1906 में इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। जो टॉलस्टॉय फर्म है आज की डेट में इसको अफ्रीका का क्या कहते हैं, अफ्रीका का गांधी आश्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी आश्रम कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका का गांधी आश्रम इसको कहा जाता है। ठीक है। 1914 में 1914 में जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है क्या हुआ, महात्मा गांधी जी भारत आए थे। तो पहले विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद भारत आए, और वो आए थे 15 जनवरी को। कब आए थे, 15 जनवरी को। तो 2003 से हम क्या करते हुए आ रहे हैं, 15 जनवरी को NRI डे मनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें इंडियन NRI डे कब मनाते हैं, तो इंडियन NRI डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और वर्ल्ड NRI डे मनाया जाता है आपका, सॉरी 15 नहीं है यार, ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है यार, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, रुको, दिमाग से स्किप हो गया था, ये कब मनाया जाता है। तो ये 15 जनवरी नहीं है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब और देखते हैं चीज़ों को। तो जब ये बम्बई में आ गए, केस वेस लड़ने के बाद ये आ गए 1914 में बम्बई आ गए। तो बम्बई में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जमनालाल बजाज का इन्होंने क्या किया, मकान लिया। जमनालाल बजाज का मकान लेने के बाद ये फिर गए अहमदाबाद में, वहाँ पर इन्होंने किसका, जीवनलाल का मकान लिया। और जीवनलाल का मकान लिया, जीवनलाल का मकान लेने के बाद में जीवनलाल वाला जो मकान है वही गांधी आश्रम बन गया। आज की डेट में जो गांधी आश्रम है वो क्या है, जीवनलाल का मकान है। जीवनलाल का जो मकान है वही क्या है, आपका गांधी आश्रम है। क्लियर है। 25 मई 1915 को गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम, यही वाला जो जीवनलाल का मकान है, इसको सत्याग्रह आश्रम जो है बना दिया, और साबरमती आश्रम की क्या कर दी, इन्होंने स्थापना कर दी। साबरमती आश्रम, आजम नहीं है ये, क्या है, आश्रम है। साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर है, और आज की डेट में भारत की मोस्ट पॉपुलेट रिवर के अगर बारे में डिस्कस करें तो वो क्या है, आपकी साबरमती है। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल ऐसा कहा जाता है मेंटोर भी रहे हैं, कि इनके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत को समझा। तो इन्होंने एक चीज़ समझी कि यार मैं कोट पैंट पहन रहा हूँ, भारत वाले लुंगी कुर्ता पहनते हैं, तो मैं कैसे इनको जो है अपनी बात समझा सकता हूँ। और जब मैं इनको अपनी बात समझा नहीं सकता तो मैं इनको समझ भी नहीं सकता हूँ। तो फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत के जैसी कल्चर थी उसी कल्चर को अपनाना शुरू किया। 1920 के
आसपास जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा इनका, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने अपना पूरी तरीके से जो कोट पैंट था और हैट था उसको त्याग दिया था। आगे करेंगे बात इसके बारे में। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो है गोपाल कृष्ण गोखले, और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं रायचंद भाई। आध्यात्मिक गुरु कौन है इनके? रायचंद भाई हैं। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि इसे हिंदी में किसने लिखा? हिंदी में किसने लिखा इसका आप मुझे कमेंट में उत्तर लिखो, क्योंकि ये द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये तो आपकी गुजराती भाषा में है। ये कौन सी भाषा में है? गुजराती भाषा में है। बट ये हिंदी में जो है किसके द्वारा लिखी गई है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि इसको ये बताओ ज़रा हिंदी में किसने लिखा था। बात आ गई ना समझ में कि इसको हिंदी में किसने लिखा है। गांधी जी की अगर पहली किताब की बात करें कि गांधी जी की पहली किताब का नाम क्या है, तो हिंद स्वराज इनकी क्या है? पहली किताब है। इनकी पहली किताब का नाम क्या है? पहली किताब का नाम है इनकी हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज इनकी जो है वो क्या है? पहली किताब है। महात्मा गांधी के मूवमेंट की बात करें कि मूवमेंट कौन कौन से रहे हैं इनके, तो मूवमेंट की बात करें इनका सबसे पहला मूवमेंट है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में ये 1917 में गए थे। वहाँ के जो बिहार के जो किसान हैं, बिहार के किसानों के साथ दो समस्याएं थी। एक तो तकावी ऋण की समस्या चल रही थी, तीन कटिया का मतलब है 20/3 हिस्से पर इनको जो है क्या करना पड़ रहा था? नील पैदा करना पड़ ही रहा था। ठीक है, तो उस वजह से जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। अब वो सारी समस्याओं को देखते हुए क्या हुआ, ये वहाँ पर गए। अब एक क्वेश्चन ये और बनता है कि महात्मा गांधी किसके कहने पर जो है कहाँ पर गए थे? चंपारण सत्याग्रह में गए थे। क्लियर हो गई बात? चंपारण सत्याग्रह में गए थे। तो बताओ किसके कहने पर गए थे? जल्दी से बता दो किसके कहने पर गए थे। बताओ भाई, तुम्हें नहीं पता, मैं ही बता दे रहा हूँ। चलो, राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये गए थे। अगला आता है आपका इनका जो पहला मूवमेंट कह सकते हैं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा भारत में, तो वो था आपका खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं, खेड़ा सत्याग्रह क्या है, तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करें तो किसानों की फसल को लेकर था कि अकाल पड़ने पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, और इसके बाद भी सरकार जो है वो मालगुजारी कर रही थी। तो किसानों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, और मालगुजारी को माफ़ करने के लिए जो है ये खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी चल रही थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी चल रही थी। तो इसके सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, क्या नाम था इसका? विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल ने जो है क्या किया था, और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करी, और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जो है वो क्या है? जायज़ है। इसके बाद क्या होता है कि इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी, ये जो आंदोलन चल रहा था तो इसमें गुजरात सभा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सरकार द्वारा एक गुप्त निर्देश जारी कर दिया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। और इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। यार एक क्वेश्चन और है कि अगर ये पूछा जाए कि चंपारण के तुरंत बाद क्या खेड़ा सत्याग्रह किया था? नहीं, इसके बीच में भी एक घटना हुई है, और उसको मैं अलग कलर से बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। इसके बीच में एक घटना रही थी 1918 की। क्या थी? 1980 की अहमदाबाद मिल मजदूर मिल मजदूर आंदोलन।
ये भी जो है काफ़ी चर्चा में रहा था। यह आंदोलन क्या था, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग के बोनस को लेकर था। किसको लेकर था, ये ध्यान रखना है, किसको लेकर था, प्लेग के बोनस को लेकर, कि प्लेग फैला था। तो प्लेग फैलने के बाद जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उनको जो है बोनस मिलना था, वो बोनस इन्होंने दिया नहीं था। तो प्लेग ख़त्म होने के बाद जो है मिल मालिकों ने इसे समाप्त करना चाह रहे थे। तो पहले विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई से मजदूर इसे बरकरार रखना चाह रहे थे, तो इस चीज़ को लेकर परेशानी थी। तो इनकी जांच करने के बाद गांधी जी ने बोला कि आप ना इनको 35% बोनस दे दीजिए। अगर आप इनको 35% बोनस दे देंगे तो उससे इनका काम चल जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और ये भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो गांधी जी इससे जो है काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा और सारे मामले की जो ट्रिब्यूनल, जो वहाँ पर न्यायिक जांच हुई, ट्रिब्यूनल बना, उसको सौंप दिया और न्यायाधिकरण ने ये बोला कि आप इनको 35% ही बोनस दे दीजिए। और इस वाले मूवमेंट से तो गांधी जी काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद आता है आपका खिलाफत मूवमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। इस बीच में दो घटनाएं घटी हैं, एक तो रोलेट एक्ट आया है और एक आपका जलियांवाला कॉन्स्पिरेंसी हुई है। तो जलियांवाला कॉन्स्पिरेंसी के बारे में भी थोड़ा सा, महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है वो, इसलिए उसको ज़्यादा डिस्कस कर भी नहीं रहे हैं। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन ये है कि विश्व में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते हैं। लेकिन जो है पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेबरे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर लिया। और तुर्की का जो विभाजन किया, तो तुर्की का विभाजन करने के बाद क्या हुआ कि मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुसलमान बड़े परेशान हुए कि यार ये तो बहुत ख़राब व्यवहार कर रहे हैं। तो 1999 में क्या हुआ, अब ध्यान रखना कि 1999 में 1919 में, ठीक है, 1990 में मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु कह सकते हैं आप इसको, अली बंधु, अली बंधु, अली बंधु कौन कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व कर दिया। किसका, खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया। और नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी की अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वो क्या कर दिया, उन्होंने आयोजित कर दिया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का गांधी जी को इससे बढ़िया मौका कोई मिल नहीं सकता था। उन्होंने जून 1920 में क्या बोला कि खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ये बोल दिया कि आप असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि हम आपके साथ हैं। और गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नेता के रूप में जो है क्या कर लिया गया, चुन लिया गया। क्लियर है बात। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये था कि जो है सभी वयस्क कांग्रेस को जो जितने जवान लोग हैं वो कांग्रेस के सदस्य बनेंगे और जो फॉरेनर जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे क्या करेंगे, उनका यूज़ कम कर देंगे और बाद में एक समय बंद कर देंगे उनको पूरी तरीके से। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा कि स्वदेशी वस्तुओं को, जो हमारी जो खुद के देश की वस्तुएं हैं उनको हम क्या करेंगे, चलाएंगे, यूज़ करेंगे और हिंदी भाषा का, मोस्टली हिंदी भाषा का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हुई। तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा। आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा सफल रहने की स्थिति में है नहीं था, बट ये काफ़ी हद तक जो है सफल हुआ। उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि 5 फरवरी 1921 को गोरखपुर का एक स्थान है जिसका नाम है चोरा चोरी है, हाँ चोरा चोरा या चोरी चोरा है, सॉरी चोरी चौरा पे एक घटना घट गई। और चोरी चोरा पर घटना घटने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो है हिंसा हो गई और उस हिंसा की वजह से इन्होंने जो है क्या कर लिया, अपना आंदोलन वापस ले लिया। इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। तो 5 फरवरी 1922 को क्या कर दिया, 1921 को ये आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
और इसके बाद जो है जब इन्होंने ये आंदोलन वापस लिया तो 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, फरवरी की बात है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च को अहमदाबाद के इनको जो है सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में ले गए। ब्रूमफील्ड की अदालत में ले गए तो इन्होंने गांधी जी पर मुकदमा चलाया और 6 महीने की गांधी जी को 6 वर्ष की गांधी जी को क्या कर दिया, सज़ा दे दी। और 5 फरवरी 1924 को हम कह सकते हैं कि बीमारी की वजह से क्या हुआ, गांधी जी बाहर आ गए। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कांग्रेस का पूर्ण स्वराज 1929। कांग्रेस ने 1929 तक क्या किया, 1929 तक ये बोला कि हम जो है क्या करने वाले हैं, पूर्ण स्वराज लेंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ और चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज लेना है। तो पूर्ण स्वराज को लेकर बात करते हैं कि पूर्ण स्वराज। तो मेरे भाई अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अपने पूर्ण स्वराज की, कि पूरी तरीके से हमें जो है अब क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है, सबको पता है इसमें। अब इसमें क्या है कि स्पष्ट किया गया है कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, अब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग बुलंद की जाए, ठीक है। और नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया और स्वराज शब्द का अर्थ यह बताया गया कि स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, जिससे अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो गया। लाहौर अधिवेशन के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने अपनी 11 मांग रखी। उन 11 मांगों में क्या था कि सेना के व्यय में कमी की जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, शराबबंदी की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। और ये जो कहते हैं ना कि भगत सिंह की फांसी के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार है, तो सबसे पहले ऐसी बात है, कभी किताब कभी इतिहास खोल के भी देख लिया करो चीज़ों को। क्वेश्चन क्या है कि राजनैतिक बंदियों की रिहाई की जाए, कि वो एक्चुअल में वो राजनैतिक बंदी नहीं थे, उनको जो गिरफ्तार किया गया था उनको आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी ने बार बार कहा कि इनको छोड़ दो, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। महात्मा गांधी की बात नहीं मानी गई। महात्मा गांधी की बात कैसे मान लेते, लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर थोड़े थे महात्मा गांधी। और उनको जो लटकाया फांसी पर, उनको पूंजीपतियों ने लटकाया। पढ़ा तो तुमने है नहीं है कभी, बस ये कह दिया। भगत सिंह का आज़ादी में एक अलग रोल है, महात्मा गांधी का एक अलग रोल है। और इसके अलावा स्टार्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर सीलिंग पेश करने के लिए बोला, जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको सही करने के लिए बोला, जो आपके इंडियन कोस्टल एरिया है उनको जो है रिज़र्व करने के लिए बोल दिया कि इंडियन कोस्टल एरिया जो है उनको रिज़र्व कर दीजिए। और जो आपका जो लैंड टैक्स होता है, भूमि कर होता है, उस पर कटौती की जाए और उसकी काउंसलिंग हो और उस पर नियंत्रण हो। नमक पर जो है एकाधिकार जो है क्या हो जाए, सरकार का समाप्त हो जाए, उसको लेकर जो है ये बातें की गई। अब इन्होंने फिर क्या हुआ, जब इनकी 11 मांगों को नहीं माना गया तो 11 सूत्री मांग पूरी न होने पर इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के को देखते हुए फिर क्या हुआ, फिर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। और जब इरविन ने देखा कि यार महात्मा गांधी अब जो है बस में आने वाली चीज़ है नहीं है, तो फिर क्या होता है, फिर इरविन ने महात्मा गांधी के साथ क्या किया, एक समझौता किया 5 मार्च 1931 को, जिसको कहा जाता है क्या, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौते की अगर बात करें कि गांधी इरविन समझौता क्या है, इस गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। समझ गया क्या कहा जाएगा, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा इसको। क्या कहा इसको, सरोजनी नायडू ने क्या कहा इसको, 2 महात्माओं का मिलन कहा, ठीक है, 2 महात्माओं का मिलन कहा। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वाले युवाओं को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी और
शराबबंदी और विदेशी दुकानों पर जो कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, ये भी बात की गई। इस तरह की कुछ जो है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं इसमें, वरना बहुत लंबा हो जाएगा इलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कि दूसरे गोलमेज हुए 3, राउंड टेबल हुए 3। तो पहले वाले में महात्मा गांधी गए नहीं और दूसरे वाले में महात्मा गांधी गए। दूसरे वाले में जब महात्मा गांधी गए तो 1931 1 दिसंबर से 1931 के 31 की बात करें, देखो 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 तक तो पहला चला, ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद 1931 से 1 दिसंबर तक चला था ये, ठीक है, सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है ये चला। और उसके बाद जो है इसमें महात्मा गांधी को सबसे पहले तो ड्रेस कोड के लिए बोला गया, महात्मा गांधी ने ड्रेस कोड की बात नहीं मानी। इसके बाद क्या है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे और विलिंगडन भारत के वायसराय बन चुके थे, इन दोनों ने कोशिश की कि महात्मा गांधी को मनाया जाए, महात्मा गांधी नहीं माने। महात्मा गांधी से कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से जहाज़ से वहाँ गए थे, तो महात्मा गांधी जो है वहाँ पर जो गए थे वो राजपूताना जहाज़ से वहाँ पर गए थे। कहाँ, कौन से जहाज़ से गए थे? राजपूताना जहाज़ से वहाँ गए थे, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह सांप्रदायिक समस्या के कारण जो है ये क्या हो गया, विफल हो गया। अब सांप्रदायिक ये समस्या कम्युनल अवार्ड वाली समस्या पैदा हो गई देश में। कम्युनल अवार्ड की अगर बात करें तो अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की नीति के तहत था ये। इसको क्या कह सकते हैं कि अंग्रेज जो नीति अपना रहे थे ना, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति जो है उसको लेकर जो है ये था, बांटो और राज करो की नीति को लेकर था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, उन्होंने क्या बोला कि जो अलग अलग तरह के जो कास्ट हैं उनको उनके लिए एक पंचायत या कम्युनल अवार्ड जारी कर दिया कि इनको अलग अलग तरह का वो दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, उससे देश में फूट पड़ जाएगी। तो उसको लेकर जो है फिर क्या करना पड़ा महात्मा गांधी को, फिर एक पैक्ट पर जो है पैक्ट को लेकर जो है क्या करना पड़ा, सिग्नेचर करना पड़ा, और उसको कहा गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की अगर बात करें तो पूना पैक्ट जो है वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। गांधी जी की तरफ से तो ध्यान रखना कि मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, और दूसरी तरफ से जो है अंबेडकर ने क्या किया था, दलित नेता के रूप में अंबेडकर ने सिग्नेचर किए थे। तो अंबेडकर को लेकर और मदन मोहन मालवीय को लेकर दोनों के बीच जो है एक पैक्ट हुआ जिसका नाम क्या था, पूना पैक्ट था। गांधी जी ने अब इसके बाद क्या किया कि हरिजनों को अपनी साइड करने के लिए उन्होंने हरिजन उत्थान कमेटी की स्थापना की, और गांधी जी ने जो है दलित शब्द के स्थान पर अब एक शब्द यूज शुरू किया जिसका नाम क्या था, हरिजन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो है अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति उन्होंने जो है एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। किसकी? हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की क्या कर दी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी। और उसके बाद जो है हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी इन्होंने। हरिजन जो है एक पत्रिका, हरिजन पत्रिका का क्या किया, हरिजन पत्रिका का इन्होंने क्या किया, प्रकाशन भी किया था। ये वाली बात भी ध्यान रखना, हरिजन पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन किया। ठीक, क्लियर है इतनी बात? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कर दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अब इन्होंने किया व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है कि अब देश आज़ादी की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ रहा था। एक तो त्रिपुरी अभी संकट हुआ था 1939 में, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, फिर मुस्लिम लीग ने मांग कर दी कि हम जो है क्या करेंगे, एक अलग से अपना जो है देश बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध को, मतलब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में लेकर आई थी इसको। तो अगस्त प्रस्ताव के जो है ये क्या है, अगस्त प्रस्ताव जो अंग्रेज़ों ने जारी किया था अगस्त प्रस्ताव के विरोध में है। किस में है? अगस्त प्रस्ताव के
विरोध में इसको जो है क्या किया गया, जारी किया गया। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिशों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ जो है नहीं है, इसका मेन यही था। ठीक है, उसके बाद 1942 में क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। और भारत छोड़ो को जो है इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाएगा इसको। ठीक, क्या कहा जाएगा इसको, अगस्त क्रांति भी कहा जाएगा। इसके बाद जो है अगस्त क्रांति के बाद क्या हुआ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक बम्बई में 8 अगस्त को एक बैठक होती है। ठीक है, और 8 अगस्त को बैठक होने के बाद क्या होता है, फिर जो है इतना ज़्यादा महात्मा गांधी का वो हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा बड़ा रोल दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी का रोल थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी के कुछ जैसे इंडियन ओपिनियन है, इन्होंने एक समाचार पत्र 1904 में इंग्लिश में साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया। यंग इंडिया है 1920 में इंग्लिश में इंडिया में प्रकाशित हुआ। नवजीवन है 1920 में गुजराती लैंग्वेज में इंडिया में प्रकाशित हुआ। हरिजन है 1933 में गुजराती लैंग्वेज में इंडिया में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई। किस किसने, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे। ध्यान रखना, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे। और दोनों को फिर क्या कर दिया, दोनों को अम्बाला जेल में क्या कर दिया, इनको अम्बाला जेल में डाल दिया। क्या कर दिया इनको, अम्बाला जेल में क्या कर दिया, इनको डाल दिया। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। और 1 अक्टूबर 2023 सुबह 10 बजे 1 घंटे की अवधि के लिए क्या है, स्वच्छता के लिए श्रमदान करना है, ये इस बार अब जो है अभियान चलाया है। ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा है, अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के बारे में तो लगभग मान लोगे 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए, बट अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, धन्यवाद। ठीक है यार, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो कभी कभी, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी सी इससे एनर्जी मिलती है भाई। ठीक है, और चलो लास्ट में लिख देता हूँ मैं आप सबके लिए क्या, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, लो सो मच भी लिख दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर।